हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ लॉ। आज हम बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट से रिलेटेड जिसका नाम है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जिसे हम CRPC के नाम से भी जानते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडिया में कोई भी यूनिफॉर्म लॉ नहीं था रिलेटेड टू क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड। जो सबसे पहले क्रिमिनल प्रोसीजर आया इन इंडिया में, सबसे पहले ध्यान रखिएगा 1882 में आया। इसके बाद आया आपके 1898 में। इसके बाद आपके कुछ भी आपके चेंजेस नहीं हुए, बट आपके अमेंडमेंट जरूर होते रहे, जिसमें आपके लाइक 1923 में हुए, 1955 में हुए। आपकी जो लॉ कमीशन थी इसने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए, सजेशंस दिए, जो आपकी 41st रिपोर्ट में दिए थे, जो आपके सबमिटेड हुए 1969 में। अब जो इसने सजेशंस दिए थे और रिकमेंडेशन दिए थे वो आपके इनकॉर्पोरेट भी हुए आपके 1973 के कोड में, जो हमारा आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के उसमें भी इनकॉर्पोरेटेड हुए। देखिए, तो हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ड्राफ्ट कर रहे थे तो उस समय 3 बातें ध्यान में रखी गई। अब वो क्या बातें वो देखिए। पहला क्या रूल में ध्यान में रखी गई, पहली बात है जो आपका एक्यूज पर्सन है हमें उसको फेयर ट्रायल देना है। अब फेयर ट्रायल अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर जस्टिस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस लाइक हो गए आपके रूल ऑफ फेयर हियरिंग। अब देखिए, फेयर हियरिंग में आपके हमने दोनों पार्टीज को हम सुने, आपका जो आपका एक्यूज पर्सन है क्या विक्टिम है, दोनों पार्टीज को सुने, तभी हम अपने केस को हम डिसाइड करें। ये नहीं हो हमें एक पार्टी को सुने और दूसरी पार्टी को हमने सुना ही नहीं, दोनों पार्टी को हम पूरा मौका दें। देखिए, दूसरी बात क्या ध्यान में रखी गई, आपकी जो आपकी डिले होती है रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन, कि आपके ट्रायल से रिलेटेड जो भी डिले होती है हम इसको रोकें, क्योंकि जब की डिले होती है वो आपकी हार्मफुल इंडिविजुअल जो आपका उस केस से रिलेटेड इन्वॉल्व होता है उस पर्सन को तो दिक्कत होती ही है, एट द सेम टाइम जो आपकी सोसाइटी उसको भी दिक्कत होती है। मे बी हो सकता है आपके जो आपके इंडिविजुअल है उस केस से रिलेटेड कि आपकी सोसाइटी है उसको आपके ट्रस्ट ब्रेक हो जाए रिलेटेड टू आपके जस्टिस से रिलेटेड, क्योंकि आपके डिले पर डिले होते रहेंगे तो कोई कोर्ट ही नहीं आएगा। तो हम ऐसे कोशिश करें जिसकी मदद से जो हमारी डिले होती है रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल हम उसको कम कर सकें, कि हमें रोक सकें। देखिए, तीसरी बात क्या है, जैसे मैं आपको जैसे फर्स्ट पॉइंट में बताई, एक्यूज पर्सन को तो हमें फेयर ट्रायल देना ही है। एट द सेम टाइम जो आपके पुअर सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी के जो आपके गरीब व्यक्ति हैं हमें उनको भी फेयर ट्रायल देना है। इसके साथ साथ हम ऐसा प्रोसीजर नहीं बना दें जो आपके पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को समझ में नहीं आए, हम ऐसे प्रोसीजर नहीं बनाएं। देखिए, जो आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है, बेसिकली प्रोसीजर लॉ होता है। आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज होगा, ये प्रोसीजर लॉ क्या होता है। देखिए, जो आपके लॉज होते हैं हम उसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक सब्सटेंटिव लॉ होता है और दूसरा आपका प्रोसीजर लॉ, जिसे हम एडजेक्टिव लॉ के नाम से भी हम जानते हैं। तो आपको इसमें एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, एडजेक्टिव लॉ को हम प्रोसीजर लॉ भी कहते हैं। देखिए, सब्सटेंटिव लॉज वो लॉज हो गए जो हमारी राइट्स और लायबिलिटीज बताते हो। अब वो हमारी राइट्स और लायबिलिटीज को हम इन्फोर्स करवा सकते हैं, कैसे? बाय लॉ द्वारा। जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, IPC हो गया 1860 के, TP हो गया 1882। अब प्रोसीजर लॉस वो लॉस होते हैं जो हमें प्रोसीजर बताते हैं जिसकी मदद से हम अपनी राइट्स और लायबिलिटीज को हम इन्फोर्स करवा सकते हैं। जैसे हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। जैसे मैं आपको बताया, जब CRPC एक प्रोसीजर लॉ है। बेसिकली जब प्रोसीजर लॉ होते हैं एक मशीनरी बताते, एक तरीका बताते, जिसकी मदद से हम किसी भी हम ऑफेंडर को पनिशमेंट दिलवा सकते हैं अंडर सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ के तहत, जो आपका हमारे IPC होगा या किसी भी पेनल स्टैट्यूट के तहत हम उसको पनिशमेंट दिलवा सकते हैं। एक प्रोसीजर बताता है, एक तरीका बताता है आपका प्रोसीजर लॉ। देखिए, मैं इस चीज को एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक प्रोसीजर लॉ को मान लीजिए किसी पर्सन ने किसी की हत्या की, किसी पर्सन ने किसी का मर्डर किया, तो CRPC एक प्रोसीजर बताएगा हम उस पर्सन को कैसे प्रॉपर पनिशमेंट दिलवा सकते हैं जो आपका एक्यूज पर्सन है। अब ऐसा तो होता नहीं है डायरेक्ट किसी पर्सन ने आपका क्राइम किया हम उस पर्सन को इमीडिएटली हम इम्प्रिजमेंट दे दें, डेथ पेनल्टी दे दें, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी हम उस पर्सन को पनिशमेंट दिलवा सकते हैं। लाइक हम ये कैसे पहचानेंगे एक पर्टिकुलर वो एक्ट एक क्राइम है क्या नहीं है, कैसे हम उस एक्यूज पर्सन की अरेस्ट होगी, कैसे हम एविडेंसेस को हम कलेक्ट करेंगे, कैसे हम ये करेंगे दैट आपका जो आपका एक्यूज है वो आपका गिल्टी है क्या इनोसेंट है, वेदर हमें बेल उस एक्यूज पर्सन को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, कैसे हम पनिशमेंट दिलवाएंगे उस, अगर वो अगर गिल्टी है तो हम उस पर्सन को कैसे पनिशमेंट देंगे। यही सारी चीजें, यही सारा प्रोसीजर आपका CRPC बताता है। जो आपका CRPC है वो एक डिटेल प्रोसीजर बताता है
क्या हमें डिटेल एक प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए अंडर इन्वेस्टिगेशन हो, इंक्वायरी हो, क्या कोई भी ट्रायल हो, कि रिलेटेड टू एनी ऑफेंस अंडर आईपीसी हो, कि कोई भी अदर लॉ में करा गया हो आपका ऑफेंस। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको बताया सीआरपीसी प्रोसीजर लॉ है, बट ये ध्यान रखिएगा सीआरपीसी प्रोसीजर लॉ कंप्लीटली नहीं है, पूरे तरीके से सीआरपीसी प्रोसीजर लॉ नहीं है। कुछ इसमें जो आपके सीआरपीसी, कुछ इसमें ऐसे प्रोविजंस हैं, कुछ ऐसे इसमें सेक्शंस हैं जो आपके सब्सटेंटिव लॉ से भी रिलेटेड हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस हो, मेंटेनेंस ऑफ प्रोसीडिंग्स हो, राइट ऑफ मेंटेनेंस हो, राइट ऑफ हैबियस कॉर्पस हो, कि राइट ऑफ अपील हो। ये आपके सब्सटेंटिव लॉ से रिलेटेड है। देखिए जो आपका ये सीआरपीसी है, इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं आपके 37 है, टोटल सेक्शंस इसमें 484 हैं और टोटल स्केड्यूल्स हैं 2। जब आपका ये सीआरपीसी है, ये कंप्लीट कोड है, इसमें हर चीज़ दे रखी है, इसलिए हम ये कह सकते हैं जब आपका सीआरपीसी है ये आपके एग्जॉस्टिव कोड भी है। देखिए एक लाइन लिखी रहती है एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974, इसका मतलब क्या है, ये आपके बेसिकली प्रीएम्बल के ऊपर लिखी रहती है। देखिए 1974 का ये सेकंड कानून है। सेकंड कानून कौन सा हो गया, सीआरपीसी हो गया, मतलब सीआरपीसी आपके 1974 का सेकंड लॉ बनाया गया था। इससे पहले कोई और भी लॉ होगा जो बनाया गया था आपके 1974 में। देखिए हर एक आपके एक्ट में, हर एक आपके कोड में 2 इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, एक इनैक्टमेंट डेट होती है, एक इन्फोर्समेंट डेट होती है। देखिए इनैक्टमेंट डेट वो डेट होती है जिस दिन आपका वो कोड बना था। अब इनैक्टमेंट डेट ऑफ सीआरपीसी क्या है, 25 जनवरी 1974, और इन्फोर्समेंट डेट वो डेट होती है जिस दिन आपका वो कोड, क्या आपका एक्ट लागू हुआ है। अब इन्फोर्समेंट डेट ऑफ सीआरपीसी क्या है, 1 अप्रैल 1974। अब हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अप्रैल फूल वाली आपका दिन, आपकी डेट ध्यान रख लीजिए, तो आपको ये ध्यान हो जाएगी 1 अप्रैल। चलिए हम प्रीएम्बल की बात करते हैं, प्रीएम्बल ऑफ द सीआरपीसी। देखिए जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, उसमें प्रीएम्बल दिया रहता है, ऐसे ही हर एक एक्ट, हर एक कोड, हर एक आपके लॉ में एक स्टार्टिंग में प्रीएम्बल दिया रहता है। प्रीएम्बल बेसिकली आपका उस एक्ट का स्कोप बताता है, ऑब्जेक्ट बताता है, क्या पर्पस है, बेसिकली एक समरी बताता है उस स्टैट्यूट की क्या है। एट द सेम टाइम ये भी बताता है क्या इंटेंशन थी लेजिस्लेचर की, जिस पर्पज से हमने ये आपका एक्ट या कोड हमने बनाया है। चलिए हम पढ़ते हैं आपका प्रीएम्बल ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। देखिए हमारा जो प्रीएम्बल है वो सिंपल सा कहता है, जो हमने एक्ट से, बहुत सारे एक्ट से हमने उनको कंसोलिडेट किया, एट द सेम टाइम जो हमारे लॉ से रिलेटेड टू क्रिमिनल प्रोसीजर हमने उनको भी अमेंड किया है टाइम टू टाइम। अब देखिए जो इसमें द वर्ड लॉ है उसका मतलब क्या है। देखिए जो हमने कंसोलिडेट किए हैं प्रोविजंस, ऐसा नहीं है हमने कुछ पर्टिकुलर एक्ट्स के कंसोलिडेट किए हैं, बहुत सारे हमने एक्ट्स उठाए रिलेटेड टू क्रिमिनल प्रोसीजर, अब हमने उनको कंसोलिडेट किया, इकट्ठा किया। एट द सेम टाइम हमने उन प्रोविजंस को अमेंड भी किया टाइम टू टाइम, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस, अकॉर्डिंग टू डिजायर, जैसे हमारे नीड्स थी हमने उनको अमेंड भी किया है उसके साथ साथ भी। चलिए हम सेक्शन 1 को पढ़ते हैं ऑफ सीआरपीसी। देखिए सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट की। जो हमारा सब क्लॉज 1 है इसका सेक्शन 1 का, वो क्या कहता है, ये हमारा जो एक्ट है हम कहते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 हम कहते हैं। जो हमारी ये सीआरपीसी है ये आपके होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होता है, सब जगह एप्लीकेबल होता है, बट इसका एक एक्सेप्शन है, वो हम पढ़ते हैं। देखिए जो आपके सीआरपीसी के प्रोविजंस हैं वो आपके स्टेट ऑफ नागालैंड ट्राइबल एरियाज में एप्लीकेबल नहीं होते, यहाँ पर आपके सीआरपीसी लागू नहीं होती। बट सीआरपीसी के कुछ ही ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं, जो कि हैं आपके चैप्टर 8 जो कि बात करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। चैप्टर 10 बात करता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। चैप्टर 11 बात करता है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। यही 3 चैप्टर्स आपके स्टेट ऑफ नागालैंड और आपके ट्राइबल एरियाज में ही एप्लीकेबल होते हैं। बाकी जो भी प्रोविजंस हैं सीआरपीसी के वो आपके एप्लीकेबल नहीं होते इन जगह स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में। देखिए अगर जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, जो कंसर्न सरकार उस आपके ये स्टेट ऑफ नागालैंड, अगर वो एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर देती है जो आपके सीआरपीसी के प्रोविजंस हैं वो लागू होने चाहिए, तो वो वहाँ पर लागू हो जाएंगे। कैसे पूरी तरीके से लागू हो जाए, क्या कुछ ऐसे पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड में कुछ थोड़े से पार्ट में आपके लागू हो जाए, क्या कोई ट्राइबल एरियाज में, ऐसा केस में भी एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। जो आपके ट्राइबल एरियाज क्या कहलाए जाएंगे, ट्राइबल एरियाज कौन से होंगी, वो ऐसी टेरिटरीज होंगी जो हमारे 21st डे ऑफ बिफोर द 21st डे ऑफ जनवरी 1972 में बनाई गई हूँ, वो इंक्लूडेड हो जाएंगे आपकी ट्राइबल एरियाज ऑफ असम में। और इसके साथ साथ जो हमारे पैराग्राफ 20 ऑफ 6 शेड्यूल में दी गई होंगी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी इंक्लूडेड हो जाएंगे आपके ट्राइबल एरियाज में, अदर देन लोकल लिमिट्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटी ऑफ शिलांग। इसके अलावा छोड़कर वो आपकी ऐड हो जाएंगे आपकी ट्राइबल एरियाज। आई होप आपको ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन समझ में आया रिलेटेड टू सीआरपीसी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।